हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसें जब द्रव में घुलती हैं तो कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, ये जानने से पहले हम विलेयता सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या है, विलेयता या सॉल्युबिलिटी किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप और दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, उसे विलेयता कहते हैं। यहाँ कुछ बिंदु आपको याद रखना है। गैस की अधिकतम मात्रा मतलब गैस इतनी अधिक घुली हो कि विलयन संतृप्त हो जाए, तो गैस की अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप और दाब की परिस्थितियां स्थिर होना चाहिए, निश्चित ताप और दाब होना चाहिए। तो स्थिर ताप और दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता के गैस की द्रव्य विलेयता के उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कारक है गैस की प्रकृति या नेचर ऑफ गैस। गैस की प्रकृति कौन कौन सी गैसें विलायक में आसानी से घुल जाती है, या गैस की प्रकृति विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर आयनित हो जाती हैं, जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर आयनित हो जाती हैं, आसानी से घुल जाती है। अमोनिया जल से क्रिया कर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो जलीय विलयन में आयनित होकर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल के साथ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देती है। तो जो गैसें जल के साथ या विलायक के साथ घुलकर आयन बनाती हैं, वे गैसें आसानी से घुल जाती है। और जो गैसें जल्दी द्रवित होती हैं, वो गैसें भी विलायक में आसानी से घुल जाती हैं। दूसरा फैक्टर है या दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केमिस्ट्री में एक सिद्धांत है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। समान नेचर वाली गैसें समान नेचर वाले विलायक में आसानी से घुल जाती है। तो यहाँ पर जो गैसें पोलर होती हैं, पोलर मतलब जो आयनित हो जाती हैं, जैसे HCl पोलर गैस है, ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में आयनित हो जाती है। तो कैसी गैस हुई? पोलर। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी कैसी गैस है? पोलर है, H पॉजिटिव और SH
हाइड्रोसल्फाइड SH निगेटिव। तो ये गैसें कैसी हैं? ध्रुवीय प्रकृति की हैं और जल भी कैसा है? ध्रुवीय विलायक है जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में आयनित हो जाता है। तो जो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं जैसे HCl है, H2S है, ये किसमें? जल में आसानी से पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है। इसके विपरीत जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन सी? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये अध्रुवीय नॉन पोलर गैसें हैं। अध्रुवीय गैसें जल में नहीं घुलती। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसकी भी जल में विलेयता बहुत कम होती है, केवल इतनी घुलती है कि जलीय जीव जंतु सांस ले सके, तो इसकी भी विलेयता जल में बहुत कम होती है। तो यहाँ जो पोलर है ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कैसी गैसें हैं? पोलर हैं और जल भी पोलर है, तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये कैसी गैसें हैं? नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं, तो ये अध्रुवीय विलायक में घुल जाती हैं, जैसे अल्कोहल ईथर में ये विलय हो जाती है। तो पोलर पोलर में और नॉन पोलर में विलय होते हैं। तीसरा फैक्टर है ताप। गैसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? गैसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। इसे हम इस तरह से समझेंगे कि जब किसी गैस को विलायक में घोलते हैं तो गैसों की द्रव्य विलेयता कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक। यहाँ विलयन बनेगा और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। गैसों की द्रव्य विलेयता कैसी क्रिया है? एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उनका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो यहाँ खुद ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और अगर हम उसे और गर्म करेंगे तो गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H कैसा होता है? निगेटिव होता है। डेल्टा H निगेटिव होता है, ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है। इसे यदि हम थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर पढ़ें तो थोड़ा हम और डीप में जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो स्वतः परिवर्तित होती हैं या स्पॉन्टेनियस खुद से होती हैं, उनके लिए डेल्टा G कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। यदि गैसों की द्रव्य विलेयता बढ़ाना है या गैसें खुद से द्रव में घुल जाए तो डेल्टा G का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H। थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे ध्यान हटा रहे हैं वो ध्यान से समझें। जिनको यदि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और ये आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ डेल्टा H निगेटिव है। अब यदि यहाँ डेल्टा H निगेटिव है तो आप कहेंगे कि डेल्टा G का मान तो निगेटिव आ रहा है, पर अभी हमने यहाँ डेल्टा S तो देखा ही नहीं है। जब कोई गैस, डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी है।
अव्यवस्था, रेंडमनेस, जब कोई गैस किसी द्रव में, विलायक में घुलती है तो उसकी रेंडमनेस, जो अव्यवस्था है, वो कम होती है। जब गैस स्वतंत्र रहती है तो उसकी अव्यवस्था, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम उसे किसी द्रव में घोलते हैं तो उसकी जो रेंडमनेस है, उसकी अव्यवस्था है, वो कम हो जाती है। तो जिस तरह से गैसों की द्रव में विलेयता पर डेल्टा H निगेटिव होता है, उसी तरह से डेल्टा S एंट्रोपी परिवर्तन भी निगेटिव होता है। अब हम यहाँ पर डेल्टा H कैसा रखेंगे? निगेटिव। ये माइनस है डेल्टा S, और T डेल्टा S ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस T डेल्टा S। क्यों? क्योंकि डेल्टा S यहाँ निगेटिव है, ऋणात्मक है। अब हमें डेल्टा G का मान कैसा चाहिए? ऋणात्मक चाहिए, गैसों की विलेयता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ क्या कंडीशन आ रही है? यहाँ कंडीशन आ रही है कि डेल्टा G तभी ऋणात्मक हो सकता है जब T डेल्टा S छोटा हो, किससे? डेल्टा H से। डेल्टा G निगेटिव लाने के लिए या स्पॉन्टेनियस, स्वतः अभिक्रिया होने के लिए T डेल्टा S का मान कम होना चाहिए, किससे? डेल्टा H से। और ये तभी संभव है जब हम ताप कम करें। तो कम ताप पर T डेल्टा S क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा या कम हो जाएगा डेल्टा H से, और गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये बहुत ध्यान से समझना है। हम एक सामान्य सेंटेंस बस याद कर लेते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उनका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। दूसरा, हम ऊष्मागतिकी के आधार पर देखते हैं कि डेल्टा G का मान ऋणात्मक लाने के लिए, स्वतः अभिक्रिया होने के लिए, यदि डेल्टा H और डेल्टा S दोनों ऋणात्मक हैं तो T डेल्टा S को छोटा होना चाहिए, किससे? डेल्टा H से। और जब डेल्टा H से T डेल्टा S छोटा होगा तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। मतलब ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो तीसरा फैक्टर था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब लास्ट फैक्टर है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? यहां हम दो बीकर लेते हैं या गैस जार लेते हैं। बीकर में संभव नहीं है गैस की विलेयता। ये हमने दो इस तरह से गैस जार लिए और इसमें हमने ये विलायक लिया। इस विलायक में हमको इस गैस को घोलना है और इस पर हमने कितना P1 दाब डाल दिया। कितना दाब डाल दिया? P1। एक हमने दूसरा कंटेनर लिया, इसमें विलायक लिया और इसके ऊपर हमने कितना? P2। ये पिस्टन है और हमने कितना दाब डाला? P2 दाब डाला। यहां P1 से P2 ज्यादा है। P1 से P2 क्या है? ज्यादा है। तो किस कंटेनर में गैस ज्यादा खुलेगी? जिसका दाब ज्यादा है, जब हम इस पर
प्रेशर अप्लाई करेंगे, दाब डालेंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है। हम जितना दाब अप्लाई करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतनी गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हमें एक नियम भी पढ़ना है और वो नियम है हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता से संबंधित है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में, ये हमने विलायक लिया और इसमें हमने ये गैस यहाँ घोल दी है और ऊपर से दाब डाल दिया है, या हम यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस द्रव में कितनी गैस घुलेगी वो हम हेनरी के नियम से ज्ञात करते हैं। हेनरी का जो सामान्य नियम था वो था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घोली गई गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप को हमें स्थिर रखना है, एक निश्चित ताप लेना है। तो निश्चित ताप पर किसी द्रव में घोली गई गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। हम जितना दाब डालते हैं उतनी गैस उसमें घुलती जाती है। और m बराबर Kp, तो यहाँ K एक स्थिरांक है जिसे हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसे KH से भी डिनोट करते हैं। तो m बराबर KH इंटू P। यहाँ m क्या है? घोली गई गैस की मात्रा, KH हेनरी स्थिरांक है और P दाब है। इस नियम को आगे संशोधित किया और अब जो संशोधित नियम है वो है कि स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब का उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है इसमें एक से ज्यादा गैस हो, N2 हो, O2 हो, H2 हो, तो इस तरह से 1, 2, 3 गैस हो, तो इस गैस में से किसी एक गैस का, किसी एक गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ मोल प्रभाज शब्द कैसे आया? तो यहाँ पर गैस का आंशिक दाब किसके समानुपाती है? मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज से मतलब है कि गैस के कितने मोल विलेय हैं, कितने मोल इस विलयन में उपस्थित हैं। सभी गैसों के नहीं, केवल जिस गैस की विलेयता हमें ज्ञात करना है। यदि हमें N2 की विलेयता ज्ञात करना है तो N2 का आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? जितने मोल N2 के मोल प्रभाज इसमें उपस्थित है। यदि हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब ऑक्सीजन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और ये स्थिति साम्य अवस्था पर होती है। किस पर? साम्य अवस्था पर। तो स्थिर ताप पर साम्य अवस्था पर
किसी गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। PA बराबर KH XA। यहाँ KH स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब किसी गैस की विलेयता KH पर कैसे निर्भर करती है? तो KH हेनरी स्थिरांक ये बराबर होगा PA अपॉन XA। यहाँ जो हेनरी स्थिरांक है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है? मोल फ्रैक्शन के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम KH का मान बढ़ता है तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। KH का मान अधिक होने पर विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और KH का मान कम होने पर विलेयता बढ़ जाती है। हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है तो विलेयता कम हो जाती है, और हेनरी स्थिरांक का मान कम होता है तो विलेयता बढ़ जाती है। तो ये है हेनरी का नियम। किसी गैस का आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, लेकिन कब? स्थिर ताप पर। ताप कैसा हो? निश्चित हो। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और PA ये बराबर हो जाएगा, हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक जो हेनरी स्थिरांक है KH इंटू XA, और यहाँ हेनरी स्थिरांक का मान PA अपॉन XA। यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि KH का मान बढ़ता है तो विलेयता कम होती है, और KH का मान कम होने पर विलेयता बढ़ जाती है। इसके बाद हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। हेनरी नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सबसे पहले हेनरी नियम का उपयोग शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने में, शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने में। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर घोलकर उनको सील्ड किया जाता है। तो इस तरह से शीतल पेय के निर्माण में हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। दूसरा है गहरे समुद्र में गोताखोर को श्वास लेने में, श्वसन क्रिया में, जो गोताखोर हैं जब वो समुद्र में गहराई में जाते हैं तो वहां पर दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में विलय हो जाती है। ऑक्सीजन का उपयोग जैविक प्रक्रियाओं में होता है, जबकि नाइट्रोजन रक्त में विलय हो जाती है। और जब गोताखोर या व्यक्ति बाहर आता है तो नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। इस बीमारी को बेंड्स के नाम से जानते हैं। इसलिए गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं, और जो मिश्रण होता है उसमें नाइट्रोजन,
56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7%। इस मिश्रण का उपयोग गोताखोर गहरे समुद्र में रेस्पायरेशन के लिए या श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। हीलियम रक्त में कम मात्रा में विलय होती है और व्यक्ति को या गोताखोर को तकलीफ नहीं होती। तीसरा, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पर्वतारोही जो ऊंचाई पर चढ़ाई करते हैं, पर्वतारोही को श्वसन क्रिया में आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया में, जब पर्वतारोही ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहां ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का दाब कम होता है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कई बार सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को उपयोग कर श्वसन क्रिया करते हैं। चौथा उपयोग श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया में जब हम एयर लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाता है और वहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां पर जब दाब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन काम में आ जाती है और हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक आता है। तो यहाँ गैसों के विनिमय में भी हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हेनरी के नियम का उपयोग हम शीतल पेय के निर्माण में कर सकते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर को सांस लेने में हेनरी के नियम का उपयोग होता है। पर्वतारोहियों को भी श्वसन क्रिया में हेनरी के नियम का उपयोग होता है और हम जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें भी गैसों के विनिमय में हेनरी के नियम का उपयोग होता है। हेनरी का नियम हर जगह लागू नहीं होता, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये सभी गैसों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की क्या लिमिटेशन है, हेनरी का नियम कहाँ कहाँ उपयोग नहीं होता है। हेनरी का नियम केवल तनु विलयन पर लागू किया जा सकता है। तनु विलयन पर उपयोग किया जाता है, तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन पर लागू होता है इसका मतलब है कि गैस की विलयन में मात्रा बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम गैस विलयन में उपस्थित होना चाहिए। दूसरी सीमा है या लिमिटेशन है, हेनरी का नियम तभी उपयोग किया जा सकता है जब गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। तो गैस आदर्श गैस की तरह गैस को आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए।
आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, कब हेनरी का नियम लागू होगा, निम्न दाब व उच्च ताप, निम्न दाब व उच्च ताप पर ही हेनरी का नियम प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा, गैस विलायक के साथ कोई क्रिया ना करे। गैस विलायक के साथ कोई क्रिया ना करे, या गैस की विलायक के साथ कोई क्रिया ना हो, कोई क्रिया ना करे। तो जब गैस को हम विलायक में डालते हैं तो गैस और विलायक के बीच कोई रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए। जैसे अमोनिया गैस जल के साथ क्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका मतलब है कि अमोनिया गैस के लिए हेनरी के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर H2SO4 बनाती है। तो इस तरह से जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर लेती हैं उनके लिए हेनरी के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट है, विलयन में गैसों का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। विलयन में गैसों का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गैसें ना तो संगुणित होना चाहिए ना वियोजित होना चाहिए। जैसे HCl को हम जल में डालते हैं तो H पॉजिटिव Cl निगेटिव, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। इसी तरह से अमोनिया गैस संगुणित हो जाती है। तो ये कुछ हेनरी के नियम की सीमाएं थी। इसका मतलब है कि हेनरी का नियम सभी गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता। हेनरी का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं जो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।